जय हिंद, वंदे मातरम। हिंदी पढ़ने वाले आप सभी छात्र छात्राओं का हम इस चैनल के माध्यम से स्वागत करते हैं। आज हम किसान इंटरमीडिएट कॉलेज साकोपाल कुशीनगर से हिंदी विषय में वर्ण विचार को लेकर के आए हैं। ये वर्ण विचार आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है आप स्वयं देखेंगे। मैं बता दूं कि वर्ण विचार पर ही पूरा ये व्याकरण, पूरा ये हिंदी टिका हुआ है। वर्ण के बारे में हमें चर्चा जरूर कर लेना चाहिए। वर्ण विचार होता क्या है, ये वर्ण का मतलब क्या होता है, वर्ण से वर्णमाला क्यों बना। वर्णमाला का नाम जानते हैं ना, यहाँ वर्णमाला की हम चर्चा की है। अच्छा, माला तो जानते होंगे। माला बागीचे से हम पुष्प लेकर के आते हैं और पुष्पों के सभी समूहों में से एक एक पुष्प लेकर के हम एक माला का निर्माण करते हैं। उसी तरह से अपने देश में या संसार की भाषाओं में सभी तरह की भाषा अपने अपने क्षेत्रों से बोली जाती थी। यहाँ देख लीजिए, अलग अलग ये राज्य हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं। सभी क्षेत्रों से एक एक शब्द लिए गए और एक एक शब्द लेने के बाद से सब जगह उन्हें इकट्ठा किया गया और जब ये शब्द सभी मिल गए, एक जगह इकट्ठा किए गए, तो उनके वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। एक एक अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जिस प्रकार हम माला बनाते हैं ना, पुष्प की माला, वैसे वर्णों की भी जब माला एक जगह इकट्ठा कर लिए गए तो वे वर्णमाला कहलाते। वर्णमाला में क्या होता था पहले, जब वर्ण चित्र जैसे क लिखना है तो क तो हम डायरेक्ट कैसे बनाना सीख नहीं गए। हम कैसे बनाए थे क, कैसे बनाए थे आप बताइए, कैसे बनाए थे क। हम बनाए थे कैसे क, क्या करते थे, गुरुजी कहते थे या मम्मी पापा कहते थे कि आप एक गोला बनाओ, गोला बना देते थे। फिर क्या बोलते थे कि इसके सामने एक और गोला बनाओ, गोला बनाते जाते थे। ऐसा गोला बना रहे थे। लेकिन जब हम सबसे पहले क तो सीखे नहीं, उसके पहले हम कुछ स्वर को सीखे होंगे। जैसे जब हम गोला बना रहे थे, यहाँ देखिए गोला बनाए और थोड़ा बड़ा बनाते हैं, स्पष्ट हो जाएगा। एक हम गोला बनाए। पहले हमारे गुरु कौन है, मम्मी पापा यानी माता और पिता हमारे पहले गुरु है। तो पहले गुरु जी लोग घर पे यही सिखाए, गोला बनाओ, एक और गोला बनाओ। बना दिया गोला और इसमें से एक डंडी ऐसे निकाल दो, फिर एक ऐसे खींच दो, फिर इसे आप ऐसे मिला दो। अब आप कहेंगे ये क्या बना है, बन गया। इसको क्या करते, इसको कहते हाथ मिटा दो। क्या बन गया, आ। बना कि नहीं, आ। तो हम पहले क्या सीखे, आ। जब बच्चा जन्म लेता है तो पहले वो क्या बोलता है, रोना शुरू करता है ना। तो रोना क्या है, एक ध्वनि है, ध्वनि निकलती है। ध्वनि सबसे, वर्ण की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। वर्ण की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। तो यहाँ हम अ सीख लिए। फिर अगले दिन क्या होता है, फिर मम्मी पापा लोग बोलते हैं कि दो गोला बनाओ, इसमें से ऐसे खींच करके दो लकीर भी बनाओ, ऐसे खींच लो। फिर क्या हो गया, ये देखिए क्या बन गया, आधा मिटा देंगे तो आ बन गया, है कि नहीं, बन गया। फिर क्या होता है, ये सिखाते हैं कैसे, एक गोला यहाँ बनाओ और एक गोला यहाँ बनाओ, ऐसे निकाल दो, निकाल दिए ना, ऐसे ऊपर खींच करके ऐसे मिला दो। क्या हो गया, आधा इधर से मिटा दो और आधा इधर से मिटा दो, बन गया ई। हुआ कि नहीं, ये ई हो गया। फिर हम कैसे सीखते हैं, ऐसे कर दो, फिर ऐसे खींच दो और फिर आधा मिटा दो, देख लो ऊ बन गया। बना कि नहीं ऊ। ऐसे हम एक एक वर्ण को सीखे, बनाने के लिए सीखे। हम लिखने के लिए अब क्या करते हैं, तो लिपि, लिपि का इस्तेमाल किया गया। लिपि क्या होते हैं जानते हैं ना, जैसे क लिखना है तो क लिखे, डायरेक्ट हम ऐसे किए नहीं, कुछ तो पहले ऐसे किए होंगे या ऐसे किए होंगे, ऐसे पीछे कुछ तो लिपि बनाए होंगे ना। तो ये हम पूरा देख लेते हैं।
तो यहाँ पर वर्ण वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। समझ में आ रहा है ना? वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। जैसे क में देखिए क्या है, क में हलंत है कि नहीं? क में हलंत है। ये इसलिए हलंत है कि जब ये क होता है तो इस क में देखिए क और अ दोनों मिल करके जुड़ा हुआ है, तब ये क कंप्लीट हुआ है। इस क का मतलब है इसमें कोई भी स्वर नहीं मिला हुआ है, इस अपने आप में ये केवल व्यंजन के रूप में है। इस क को बोलने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अ को निकाल करके क में कैसे भी बोल रहे हैं तो उसमें अ आ रहा है कि नहीं, इसीलिए ये व्यंजन जो होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते, बिना स्वर की सहायता से बोल ही नहीं सकते। तो निकल के क्या आ रहा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, जबकि वर्ण की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। दोनों वर्ण ध्वनि की लिखित रूप है। वर्ण क्या है? ध्वनि का लिखित रूप है। यहाँ देखिए एक चीज हम आपको बता देना चाहते हैं कि वर्ण चित्र के असफल होने पर वर्ण चित्र, कोई वर्णों का चित्र जब प्रस्तुत किया जाता था तो लोग पहचान नहीं पाते थे ये कौन सा है। ऐसे ला कर रख दिया जाए, क छाटा जाए तो दिक्कत हो जाएगा ना। लेकिन जब ये असफल हो गया तो ध्वनि का विकास हुआ। क बोलेंगे तो क के लिए क बोलेंगे, ठीक है ना। ज, झ, न बोलते हैं ना तो अलग अलग जगहों से इनका स्थान नहीं रहा। न बोलते हैं तो नाक से, प बोलते हैं तो होठ से, ख बोलते हैं तो गले से आता है, र बोलते हैं तो जीवा जाकर के ऐसे लिपट के आते हैं, र आ रहा है ना। तो जिसके लिखित चिन्ह बनाए गए यही ध्वनि चिन्ह लिपि कहला है। और लिपि का जब विकास हो तो वर्णमाला या वर्णमाला में वो आगे हम देखते हैं। वर्ण विचार भी वर्णमाला में देखिए अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अं आ। इनको देखिए, इन्हें जब रखा गया तो इनका एक नाम दिया गया, ये सभी स्वर कहलाते हैं। कितने हैं स्वर? स्वर की संख्या 11 बताई गई है। कई कई किताबों में 9 देखने को मिलता है, कहीं कहीं 13 देखने को मिलता है, लेकिन आप 11 ही याद रखें, ठीक है। ये स्वर कह रहा है अ आ इ ई उ री ए ऐ ओ औ अं आ, ये सभी स्वर कहलाए। लास्ट के जो 2 बचे ना वो इनको अलग रखा गया, अयुग्वाह में रखा गया है। उसके बाद से क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अड़ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श ख स ह छ त्र ज्ञ। ये हो गया व्यंजन। यदि स्वर समझ में आ गया, स्वर अ से लेके यहाँ तक के सभी को हम स्वर कह सकते हैं, लास्ट के 2 को छाट करके, ठीक है ना। अ से लेके अ तक के जितने भी वर्ण हैं वे सभी स्वर कहलाएंगे, और क से लेके ज्ञ तक जितने हैं ये सभी व्यंजन कहलाए। ये याद रखना है आप लोगों को, ये व्यंजन है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, व्यंजन है। आगे देखिए, अब वर्ण के वर्णमाला में हो गया, वर्ण के प्रकार यहाँ बता दिए ना, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर, व्यंजन और अयोगवाह, ये अयोगवाह हो जाते हैं, अंग और ठीक है। स्वतंत्र स्वर कितने होते हैं? स्वतंत्र स्वर जो होते हैं अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, जैसे अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ ऋषि, ये सभी स्वतंत्र हैं। व्यंजन क्या होते हैं? क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ, ये सब क्या है? स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, तो ये व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। और अयोगवाह तीसरा इसका रूप है। अब स्वर में ये स्वतंत्र तो होते हैं, लेकिन स्वर के भी 3 भाग यहाँ बता दिए गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है देख लीजिए आप। ह्रस्व स्वर की संख्या मात्र 4 है। अ, छोटी ई, छोटा उ और री, ये ह्रस्व स्वर है। समझ में आ रहा है? ह्रस्व स्वर कौन कौन है? अ, ई, छोटा उ और ऋषि, ये जितने छोटे हैं ना, और छोटी ई, छोटा उ, ये ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का मतलब छोटा, और जिसको बोलने में 1 सेकेंड का समय लगता है। अ, ई, उ, री, 1 सेकेंड का समय लगता है। चलिए
अगला देखते हैं दीर्घ स्वर, यानी ह्रस्व से जो बड़ा होता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं और जिनको बोलने में 2 गुना समय लगता है, ह्रस्व के 2 गुना समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते। जैसे अ बोल रहे थे तो अ बोल करके यही रुक जा रहे थे, अब बोलते आ रहा है, अ से आ हुआ, ई उ ए ओ औ, ये देखिए दीर्घ स्वर है, 2 गुना समय लगता है। समझ में आ रहा है ना? इन्हीं के बीच से एक संयुक्त स्वर निकल के आता है, ए ओ औ, क्योंकि यह 2 स्वरों के मेल से बने हैं, 2 स्वरों के मेल से बने हैं, इसलिए संयुक्त स्वर कहलाते हैं। याद रखिएगा, 2 स्वरों के मेल से जहां मिलते हैं वे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। संयुक्त स्वर कौन कौन है? ए ओ औ, ये संयुक्त स्वर है। याद रखिए, कंपटीशन के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इनमें 2 गुना समय लगता है। ह्रस्व में एक अकेले 1 सेकेंड का समय, दीर्घ में 2 सेकेंड का समय मान लीजिए। जैसे अ ह्रस्व है, आ ई उ, ये देखिए आ ई उ हो गया। ऋषि में भी इसको ह्रस्व में रखते हैं, क्योंकि ये ऐसे ऋषि को प्रयोग किया जाता है। ऋषि र को ऐसे हम लिखते हैं ना, इसीलिए इसको ह्रस्व में रखा गया। अब प्लुत स्वर क्या होते हैं? प्लुत स्वर होते हैं 3 गुना समय लगता है। जैसे ओम, जैसे ओम लिखा कैसे जाता है? ओ लिख करके और इस पे 3 लिख देते हैं और म लिखते हैं। भाई 3 क्यों लिखा? क्योंकि 3 गुना समय लगा। अब किसी को बुलाना है, रमुआ रे शब्द काफी देर तक और अंतकाल में चला जाता है, तो ये प्लुत स्वर हुए। अब देखिए व्यंजन वर्ण के प्रकार या व्यंजन वर्ण के भेद कौन कौन है? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और नव निर्मित व्यंजन, ये अभी चलन में बहुत कम है। तो व्यंजन वर्ण को देखेंगे। व्यंजन वर्ण क से लेके ग तक व्यंजन वर्ण है। स्पर्श व्यंजन कौन होते हैं? वे व्यंजन जो कंठ से, तालु से, मूर्धा से, होंठ से, दांत से टकरा करके या रगड़ करके या घिस करके बाहर निकलते हैं, वे सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। निश्चित रूप से कहीं सटे रहते हैं, कहीं स्पर्श किए रहते हैं, इसीलिए इनको स्पर्श व्यंजन से क ख ग घ, ये कंठ से निकल रहा है। दांत को देखिए, त थ द ध आ रहा है ना, दांत से, तो दंत हो गए। ओष्ठ के प फ ब भ, प से आ रहा है, तो ये ओठ से हो गए। न से देखिए, न अंग य म, ये नाक से निकल रहे हैं। तो ये सभी जो रगड़ करके या घिस करके सब बाहर निकल के आते हैं, उनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है स्पर्श व्यंजन की? तो इनकी संख्या टोटल 25 बताई गई है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यानी यहाँ से क से लेकर के यहाँ तक ये 5 लाइनें हैं ना, एक में 5 है, 5 बच्चे 25 ये वर्ण होते हैं। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन, क्योंकि ये प वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये प वर्गीय है, तो इसलिए इनकी संख्या 25 है। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? इन्हें य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन है, इसे पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिनके बोलने से मुख से उष्मा बाहर निकलती है, इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। पहचानने का ट्रिक क्या है? श बोलिए और अपने मुख के सामने हाथ लगा करके देखिए, श ह, देखिए बोलेंगे तो मुख से जो उष्मा निकलेगी, बाहर निकलती है, तो बोलने से उष्मा निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन जो 2 व्यंजनों के सहयोग से बनाए जाते हैं, बने होते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे छत्री छ है ना, क और श के प्रयोग से होता है। त्र होता है तो त और र के प्रयोग से होता है। ग, यहाँ देखिए ग जी वाई ये लिखते हैं ना, जी से और वाई से, ग और य से मिलकर के बना होता है। श्रम स और र से मिलकर के बना होता है, ये संयुक्त व्यंजन है। नवनिर्मित व्यंजन इससे आगे जब पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको। तो आज हम वर्ण विचार के तत्वों में इतना सब लेकर के आए और वर्णमाला बताए, स्वर बताए, व्यंजन बताए। इसको आप नोट्स के रूप में तैयार कीजिए और तैयारी करते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।